नमस्ते बच्चों। मॉडर्न पोएट्री के अंतर्गत आगे हमें उदय प्रकाश की कविता पढ़ने को है। अद्यतन हिंदी कविताएं संकलन की कविता है। यह उदय प्रकाश की एकदम प्रसिद्ध कविता है। माँ को आधार बना के हिंदी में बहुत सारी कविताएं लिख चुकी हैं और कहानियां भी लिख चुके हैं। उनकी एक कहानी है नीलकंठ। इस कहानी में भी उन्होंने अपनी माँ को केंद्र पात्र बना के प्रस्तुत किया है। तो माँ का प्रतिबिंब उनके मन में किस प्रकार है, माँ किस हैसियत से उनके मन को भाता है, इसे उन्होंने अपनी इस कविता के जरिए प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उन्होंने कविता की ओर जाने के पहले कवि के बारे में जानना जरूरी होता है। आइए हम देखेंगे उदय प्रकाश जी के बारे में। समकालीन हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक, युग संचालक साहित्यकार हैं उदय प्रकाश। हिंदी कहानी के क्षेत्र में उनकी अखंडित विजय यात्रा जारी है। बहुत सारी कहानियां उन्होंने लिखी हैं और एक युग संचालक के रूप में, युग प्रवर्तक के रूप में हम देख सकते हैं। वो अपने को मूलतः कवि मानते हैं। उदय प्रकाश मूलतः एक कवि हैं। कवि के रूप में भी वे सुविख्यात हैं। उनका जन्म तो मध्य प्रदेश के सीतापुर गांव में हुआ था। सागर विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से उन्होंने ऊंची शिक्षा प्राप्त की। अपने छात्र जीवन में ही उन्होंने सृजनात्मक कार्य शुरू किया था। बचपन से ही उन्हें लिखने का शौक था। छात्र जीवन में ही उन्होंने सृजनात्मक कार्य शुरू किया था। सुनो कारीगर, रात में हारमोनियम, कबूतर कबूतर, एक भाषा हुआ करती है आदि उदय जी के काव्य संग्रह है। उदय प्रकाश जी के काव्य संकलनों का नाम है सुनो कारीगर, रात में हारमोनियम, कबूतर कबूतर, एक भाषा हुआ करती है, दरियाई घोड़ा, और अंत में प्रार्थना, और गोमराग का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय के दुख, अरेबा परेबा, मोहनदास, मैंगो सिल आदि उनके बहुचर्चित कहानी संग्रह है। उनके कहानी संकलनों का नाम ये है दरियाई घोड़ा, और अंत में प्रार्थना, और गोमराग का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय के दुख, अरोबा परोबा, मोहनदास, मैंगो सिल। देश विदेश की अनेक भाषाओं में उनकी रचनाओं का अनुवाद हुआ है। देश विदेश की भाषाओं में उनकी रचनाएं अनुदित हैं। उदय प्रकाश जी स्वयं कुशल अनुवादक भी हैं। उनकी प्रखर प्रतिभा भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, मुक्तिबोध पुरस्कार, पुष्किन पुरस्कार, वनमाली सम्मान आदि अनेक पुरस्कारों से वे विभूषित हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त एक लंबी कहानी उदय जी की मोहनदास कहानी है। मोहनदास कहानी के माध्यम से वो इतने मशहूर हो गए हैं। ये कहानी जो एक लंबी कहानी है। नव औपनिवेशिकवाद, औपनिवेशिक चिंतन और भूमंडलीकृत मानसिकता, औपनिवेशिक मानसिकता आदि हम उनकी रचनाओं में देख सकते हैं। उदय प्रकाश को साहित्य सृजन की प्रेरणा सबसे पहले अपनी माँ से मिली है। पर माँ उदय जी के बचपन में ही मर गई। माँ की मृत्यु किस प्रकार हुई है तो उन्होंने अपनी जो नीलकंठ कहानी के जरिए बताया था। माँ की चित्रकला का असर उदय जी की काव्य कला में पड़ा है। उदय प्रकाश की कविताएं मुख्य रूप से व्यवस्था विरोधी हैं, जिनमें भ्रष्ट एवं जीर्ण राजनीतिक अन्यायों के विध्वंस का स्वर प्रबल है। उनकी कविताएं देखिए तो इसमें जो हमारे
समाज में जो कुछ भी व्यवस्था जारी है उसको उन्होंने खुलकर विरोध किया है। और हमारी जो राजनीति भ्रष्ट और जीर्ण है, उस राजनीतिक अन्यायों के खिलाफ उन्होंने अपना चिंतन प्रकट किया है। 80 के बाद हिंदी कविता को उत्तर आधुनिकता का स्वरूप प्रदान करने वालों में उदय अग्रणी है। 80 के बाद हिंदी कविता के कलेवर तो पूर्ण रूप से बदल चुका था। उस समय जो है भूमंडलीकृत आधुनिक संस्कार यहाँ पर फैले हुए थे। उत्तर आधुनिकता का भरमार हम सब कहीं देख सकते थे। साहित्य में भी इसका असर होने लगा। कविता के क्षेत्र में उत्तर आधुनिकता का स्वरूप प्रदान करने वाले में उदय प्रकाश जी अग्रणी है। भूमंडलीकृत उत्तराधुनिक संस्कार के विभिन्न आयामों से उनकी कविता सरणी निकलती है। तो भूमंडलीकृत उत्तराधुनिक संस्कार, उसके जो विभिन्न आयाम उनकी रचनाओं में हम देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कह सकूं कि उनके जो पोल गोमराक का स्कूटर कहानी को ले लिए, उसमें जो है गोपाल प्रसाद एक आम आदमी है, वो किस प्रकार भूमंडलीकृत उत्तराधुनिक संस्कार से जुड़कर अपना नाम पोल गोमरा बनाते हैं। नाम में भी जो संस्कृति का प्रभाव है, उत्तराधुनिक संस्कृति का प्रभाव है, उसको दिखाने का प्रयास उन्होंने किया है कहानी में। उपभोक्ता संस्कार, बाजारवाद, विज्ञापनवाद, आजीविकावाद, विकास और विस्थापन, औद्योगिक संस्कार, मीडिया कल्चर, मॉल और मेट्रो संस्कार, मल्टीनेशनल व्यापार आदि 80 उत्तर कालखंड की सारी विशेषताएं और विसंगतियों की उदय कविता में गहन चिंता है। उनकी कविता में जो विषय है, जो चिंतन है, वो किन किन विषयों को आधार बना के है? उपभोक्ता संस्कार, बाजारवाद, विज्ञापनवाद, आजीविकावाद, विकास और विस्थापन, औद्योगिक संस्कार, मीडिया कल्चर, मॉल और मेट्रो संस्कार, मल्टीनेशनल व्यापार आदि 80 उत्तर कालखंड की सारी विशेषताएं और विसंगतियों की उदय कविता में गहन चिंता है। साथ ही साथ औरतें और माँ जैसी तरल अनुभूतियों की कविताओं की उनकी तूलिका ने सर्जना की है। औरतों पर और माँ पर भी उन्होंने कविताएं लिखी है। उनकी कविताएं और कहानियों को पढ़ें तो यह जान सकता है कि उत्तराधुनिकता का प्रभाव किस प्रकार मानव समाज में पड़ रहा है। उसके हिसाब से उन्होंने कविताएं लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं। उनकी मोहनदास कहानी भी हमारे इस कल्चर को दिखाने लायक है। इसी हिसाब से उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। मैंगो से उनके और एक मशहूर कहानी है, वो बीमारी है, उस बीमारी को समाज में फैले संस्कार की, उत्तराधुनिक संस्कृति की बीमारी के रूप में उन्होंने वर्णित किया है। उनकी माँ कविता हम देखेंगे, क्योंकि अपनी माँ के प्रति उनके दिल में जो प्यार, ममता, राग है, तो उसे उन्होंने खुल के प्रकट किया है। बच्चे के जीवन में माँ का प्रभाव कितना होता है, इसमें कहा गया है कि उन्हें जो सृजन की प्रेरणा सबसे पहले उनकी माँ से मिली है। माँ तो उनके बचपन में ही गुजर चुकी थी। माँ के बारे में उदय प्रकाश जी का चिंतन किस प्रकार है, ये देखेंगे उनकी कविता माँ। अपने गांव में मेरा आना एक अजीब से वाक्य के मध्य में हुआ था। जो वाक्य जिसके द्वारा मैं पृथ्वी पर संभव हुआ, उसमें कोई क्रियापद नहीं था, न कोई कर्ता, न सहायक क्रिया, न अंत में कोई खड़ी पाई।
कवि हमसे बताना चाहते हैं। उनकी माँ बचपन में ही गुजर चुकी है। माँ के गुजरने के बाद वो बड़ी हो गई, शिक्षा पा गई और कहीं नौकरी करने चली गई, फिर उनकी शादी हो गई। जब कभी भी वो अपने गांव में इसलिए वापस आ जाता हूँ, उसके बारे में वो वर्णन कर रहा है पहले पंक्तियों में। अपने गांव में मेरा आना एक अजीब से वाक्य के मध्य में हुआ था। कहीं भी मैं जाऊं, वापस मैं अपने गांव में इसलिए आता हूं कि एक अजीब से वाक्य के मध्य में हुआ था। एक अजीब से वाक्य से मेरा जो ताल्लुकात है, उसी के कारण मैं अपने गांव में बार बार आता हूं। यह वाक्य जिसके द्वारा मैं पृथ्वी पर संभव हुआ, वो जो अजीब सा जो वाक्य है, वो वाक्य, उस वाक्य के कारण मैं इस पृथ्वी में मेरा जन्म हुआ था। और उस वाक्य में जो है कोई क्रियापद नहीं है, कोई कर्ता नहीं है, कोई सहायक क्रिया नहीं है, उसके अंत में कोई खड़ी पाई भी नहीं है। वो कौन सा वाक्य है? वो है माँ। कवि बता रहे हैं, जब कहीं भी चले जाऊं, वापस अपने गांव में अपने माँ के कारण ही आ जाता हूं। उस माँ के कारण मेरा जन्म इस पृथ्वी में हुआ था। उनका जो ताल्लुकात उस गांव से है, उस गांव से माँ का ताल्लुकात होने के कारण मैं भी उस गांव में आ जाता हूँ। और वो माँ जैसे, उस शब्द को उन्होंने एक वाक्य से तुलना की है। वो वाक्य जो है जिसमें कोई क्रियापद नहीं है, कर्ता नहीं है, सहायक क्रिया नहीं है और इसमें कोई खड़ी पाई भी नहीं है। आगे की पंक्ति देखिए। जब मैं बोला तो पहले घर और फिर गांव वालों ने जाना कि मैं आया हूं। इसके बाद ही गाना बजाना हुआ। आंगन में चाची और फूफा ने सोहर गाए। फूफा और भाई ने फोड़े पटाखे। बहनें सुरसरिया जलाकर तिनगियों के नन्हे नन्हे फूल बिखेरती सारे गांव में दौड़ती फिरी। जब मैं अपनी माँ की कोख से बाहर आई और मेरी जो पहली आवाज बाहर निकाली, एक रोने के आवाज के रूप में, जब मैं बोला तो पहले घर और फिर गांव वालों ने जाना कि मैं आया हूं। जब मेरा जन्म हुआ, जन्म होते ही मेरा रोना सुनकर घर वाले और फिर गांव वाले पता चलता है कि मेरा जन्म हुआ है। और इसके बाद, मेरे जन्म के बाद गाना बजाना हुआ। सब कहीं धूमधाम से मेरा जन्म मनाया जा रहा है। गाना और बाजा बजाने लगा। आंगन में चाची और फूफा ने बैठ के, मेरे चाचा के जो पत्नी, मेरे फूफा, मेरी मामी, मेरी आंट, दोनों ने मिलके सोहर गाए। सोहर का मतलब यही कि सोहर जो है, गांव में किसी जो बच्चे का जन्म होते समय उस घर में गाए जाने वाले एक मांगलिक गीत है। मेरे जन्म होते समय घर वाले बहुत खुश थे, गांव वाले बहुत खुश थे और मेरे घर में गाना बजाना शुरू हुआ और मेरे चाची और फूफा ने मिलकर सोहर के गीत गाए। जो बच्चों के जन्म होते समय जो मांगलिक गीत गाए जाते हैं, वो गाना शुरू हुआ। फूफा और भाई ने फोड़े पटाखे। फूफा जो है मेरे बुआ का जो पति, बुआ पिताजी की बहन है। पिताजी की बहन की जो पति, वो फूफा है। फूफा और मेरे भाई ने इस खुशी में पटाखा फोड़ने लगे और मेरी बहनें जो है सुरसरिया जलाकर तिनगियों के नन्हे नन्हे फूल बिखेरती सारे गांव में दौड़ती फिरी। मेरी बहनें जो है इस खुशखबरी पूरे गांव वालों को बताना चाह रही थी। वे सुरसरिया जलाने लगी। सुरसरिया का मतलब है एक प्रकार का जो दिया जलाते थे वो, और नन्हे नन्हे धूल सब कहीं बिखेरती हुई सभी से बता रहे हैं, मेरे घर में एक नन्हे से बालक का, मेरे भाई का जन्म हुआ है।
हिसाब से भी हम कर सकते हैं। माँ की मृत्यु के बाद जब वो बड़ी हो जाता है और फिर पढ़े लिख के बाहर नौकरी के लिए चले जाते हैं और उनकी शादी भी हुई, जब कभी भी वो अपने गांव वापस आता है और अपने भाई बहन और फूफा फूफी सब खुश हो जाते हैं और घर वाले जो हैं उनके आने की खुशी में गाना गाने लगे, बाजा बजाने लगे और पटाखे फोड़ने लगे और सोहर के गाना गाने लगे और मेरी बहनें जो है मेरे आगमन के बारे में पूरे गांव को बताने लगे। इस प्रकार के अर्थ भी हम यहाँ पर ले जा सकते हैं। आगे की पंक्ति देखिए। आज आधी से भी अधिक सदी के बाद मेरी धुंधली पड़ती स्मृति में उस समय के उल्लास और कोलाहल की असंख्य दुनिया है। पहली बार सुनी गई दुनिया की भाषा है जिसमें अनगिनत समाप्त होते संपूर्ण वाक्य हैं, असंख्य क्रियापदों, कर्ताओं, विशेषणों और कालबाजी सहायक क्रियाओं वाले श्लेष और दुर्गम वक्रोक्तियों से लदे फदे वाक्य जिनसे चलता है सारा कारोबार, व्यापार और सरकार। जब मेरे जन्म हुए, जन्म के अवसर पर जो मांगलिक क्रियाकलाप मेरे घर में होते थे उनकी याद मैं आधी सदी के बाद कर रहा हूं। तो मेरी जो स्मृति में उसकी जो अव्यक्त अच्छाई दिखाई देने लगे और मेरे जन्म के समय जो उल्लास मस्ती जो कोलाहल वहां पर सुनाई देते थे असंख्य ध्वनियों के रूप में, लेकिन उन ध्वनियों के बीचों बीच मैंने पहली बार दुनिया में आते ही एक ही भाषा मैंने जान लिया है और कोई चीज नहीं है, वो जो है माँ नामक एक शब्द, एक भाषा के रूप में यहाँ पर बताया गया है। पहली बार सुनी गई दुनिया की भाषा है। मैं पहली बार इस दुनिया में लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं से एक वाक्य मैंने जान लिया, मैंने सुन लिया, वो है माँ शब्द। उस वाक्य में जो है अनगिनत समाप्त होते महत्वपूर्ण वाक्य हैं। ये माँ वाक्य से जुड़ी हुई बहुत सारे वाक्य होते हैं। ये दुनिया वाले जो है अनगिनत समाप्त होते संपूर्ण वाक्य बोलते रहते हैं। इन संपूर्ण वाक्यों में माँ जैसे एक वाक्य भी है। असंख्य क्रियापदों का इस्तेमाल हम हर एक दिन करते हैं, कर्ताओं का प्रयोग करते हैं, विशेषणों का प्रयोग करते हैं, कालबाजी सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, हम क्लेश और वक्रोक्तियों से लदे फदे वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार जो दुनिया में जो भाषाई प्रयोग है, इनके माध्यम से संपूर्ण व्यापार और सरकार और सब चीजें चलाई जाती है। भाषा के बिना जो है राष्ट्र गूंगा हो जाता है। भाषा नहीं है तो हम आपस में बात कैसे करेंगे, आदान प्रदान कैसे होंगे। कवि बता रहे हैं कि मेरे जन्म के आधी सदी बाद मैं उस समय की स्मृतियों को खोज रही हूँ। मुझे कुछ अव्यक्त धारणाएं मात्र उपलब्ध है। मेरी स्मृति जो है क्लियर नहीं है, कुछ धुंधली पड़ी है, कुछ अव्यक्त चित्र है मेरी स्मृति में है। उस समय जो कोलाहल, जो उल्लास, जो मस्ती थे और असंख्य दुनिया सुनाई देती थी। जो पहली बार मैंने मानव की भाषा में से उस भाषा को सुन लिया था माँ, उस भाषा के माध्यम से जो है अनगिनत समाप्त होते संपूर्ण वाक्यों का इस्तेमाल हम करते हैं और असंख्य क्रियापदों का इस्तेमाल करते हैं, कर्ताओं का प्रयोग करते हैं, विशेषणों का अलावाचक सहायक क्रियाओं का प्रयोग, श्लेष, वक्रोक्ति, इन सभी से युक्त वाक्यों का इस्तेमाल हम करते हैं। इसके माध्यम से हमारी दुनिया के जो सारे कारोबार यूं ही चलते जाते हैं, व्यापार चलते हैं, सरकार का काम भी भाषा के बिना अधूरी रह जाएगा। आगे की पंक्ति देखिए। अचरज है कि आज तक
जब भी घिरता हूं मैं अंधेरे और अकेलेपन में अपनी जर्जरता के साथ, हर बार पता नहीं कहां से चला आता है वही पहला वाक्य मेरी ओर अपने व्याकुल हाथ बढ़ाता हुआ। मुझे आज तक अजरच मैं आश्चर्य में पड़ जाता है कि जब भी मैं घर आता हूँ, जब भी मैं अंधेरे में अकेलेपन को महसूस करता हूँ, उस समय कहीं से भी मैंने जो दुनिया से पहली बार उस भाषा में जो वाक्य सुना है, वो वाक्य अपने व्याकुल हाथ बढ़ाता हुआ मेरी ओर आते मुझे दिखाई देता है। किस प्रकार कैसा है मुझे पता नहीं, ये सोच के मुझे आश्चर्य भी आ जाता है। वही पहला वाक्य जिसके मध्य में मैं इस धरती पर आया, वो वाक्य और कुछ नहीं है, माँ, जिसके कारण मैं इस धरती पर जन्म हुआ है, और जिसमें एक ही शब्द था, उस वाक्य में जो है एक ही शब्द है, फकत एक व्यंजन और उसी में विलीन होता एक स्वर। उस शब्द में जो है एक व्यंजन है और इसमें विलीन होता स्वर है, माँ। इस प्रकार लिखा जाता है, माँ में म प्लस आम, तो म जो है व्यंजन है और उसमें विलीन होते जो स्वर है। बिना किसी विराम के सौर मंडल के आनंद तक जाता हुआ, माँ जैसे शब्द है उसका कोई विराम नहीं है, वो तो इस सौर मंडल में आनंद रूप से प्रतीत होता है, माँ जैसा एक शब्द। अजरत यह कि दुनिया की सभी भाषाओं के सभी शब्दकोशों में मौजूद था वो शब्द, माँ जैसा ये शब्द जो है दुनिया के सभी भाषाओं के सभी शब्दकोशों में मौजूद है, लेकिन किसी भी व्याकरण ने उसे एक समूचे वाक्य का दर्जा नहीं दिया था। सभी भाषाओं के सभी शब्दकोशों में माँ जैसा शब्द है, लेकिन किसी भी भाषा के व्याकरण ने उसे एक पूर्ण वाक्य का दर्जा नहीं दिया है। कवि हमसे पूछ रहे हैं, आप बताएं तो किसी भी भाषा के व्याकरण ने उसे एक समूचा वाक्य का दर्जा नहीं दिया, ऐसा क्यों है? और यह भी आखिर आप किस वाक्य के बीचों बीच अपने शहर या पृथ्वी पर आए? हो सके कि इस वाक्य के कारण ही आपने इस शहर और पृथ्वी में कदम रखा है, आपका जन्म हुआ है, तो इसलिए होंगे इसे एक समूचे वाक्य का दर्जा इन लोगों ने नहीं दिया है। इसमें कवि जो है अपने गांव में अपने माँ के जो रिश्ता बना हुआ है, इसी के कारण वो कहीं भी जाओ वो वापस उसी गांव में आ जाते हैं। माँ जैसे वो वाक्य इसके बारे में कवि बता रहे हैं, इसके कारण इस पृथ्वी में मेरा जन्म हुआ, और इस वाक्य में जो है कोई क्रियापद नहीं है, कर्ता नहीं है, सहायक क्रिया नहीं है, कोई खड़ीपाई नहीं है। मैं पहली बार इस पृथ्वी में आया उस समय मेरे घर और उस गांव में जो धूमधाम छाया था, और मेरे आने की खुशी में गाना बजाने लगे, और मेरे चाचे और फूफा ने सोहर के गाने गाने लगे, और मेरे भाई और फूफा ने जो पटाखे फोड़ने लगे, मेरी जो बहनें जो है मेरी आने की जो खुशखबरी संपूर्ण गांव को सुनाने लगी थी। और मेरी इस पृथ्वी में जन्म लेते आधी सदी के बाद भी उस समय की स्मृति अव्यक्त रूप में अब भी मेरे मन में मौजूद है। उस समय के उल्लास और कोलाहल के बीचों बीच असंख्य दुनिया मैंने सुनी थी, लेकिन पहली बार इस दुनिया की भाषा से मैंने उसी भाषा को सीखा, वो नाम है, वो शब्द है माँ। उससे जुड़ी ही अनगिनत समाप्त होते पूर्ण वाक्य भी मैंने सुना है, असंख्य क्रियापदों, कर्ताओं, विशेषणों और कालवाजी सहायक क्रियाओं, श्लेष, अक्रोक्तियों से लदे फदे वाक्यों का इस्तेमाल हम हर एक दिन करते हैं। इसी के माध्यम से हमारा काम जो है आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर भी कवि को आश्चर्य लग जाता है, क्योंकि जब कभी भी वो घर आ जाता है और अंधेरे में अकेलेपन को महसूस करता है, तब जो है वो पहला वाक्य व्यागल हाथ बढ़ाता हुआ उनकी ओर आते उन्हें महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है?
पहला वाक्य माँ, जिसके कारण मैं इस पृथ्वी में मैंने जन्म लिया, तो वो वाक्य में जो है एक ही शब्द है, उसमें एक व्यंजन है, उसमें विलीन होता एक स्वर है। संपूर्ण सौर मंडल में बिना किसी विराम के अनंत तक फैला हुआ वो शब्द है। संसार की सभी भाषाओं के सभी शब्दकोशों में यह शब्द मौजूद है, लेकिन किसी भी व्याकरण ने उसे एक संपूर्ण वाक्य का दर्जा नहीं दिया है। इसी के कारण ही हम इस पृथ्वी पर मौजूद हुए इस शहर और पृथ्वी को देख पाए, शायद इसलिए होंगे उसे एक संपूर्ण वाक्य का दर्जा इन लोगों ने नहीं दिया हो। देखिए, कविता का परिचय भी आपके किताब में दिया हुआ है। एक भाषा हुआ करती है काव्य संग्रह की यह कविता माँ उदय प्रकाश की अत्यंत संवेदनात्मक कविता है, जिसमें माँ की महानता की नव्य अनुभूति लबालब भरी हुई है। माँ शब्द की सारी विशेषताओं के साथ उस शब्द की व्याख्या करना कठिन है, फिर भी उसकी व्याख्या करते हुए उदय जी बता रहे हैं कि माँ ने उसे जन्म दिया है और उसके जरिए उन्होंने अपने गांव और देश को देखा। माँ शब्द की गुंजाइश ने उसके आगमन की सूचना घर वालों और गांव वालों को दी है। फिर माँ के संबोधन के साथ ही सारा तमाशा। माँ शब्द में प्रत्यक्ष रूप से कोई क्रिया नहीं और न कोई कर्ता। पहली बार सुनी हुई दुनिया की भाषा माँ शब्द की भाषा है। वह न तो एक वाक्य है, न क्रिया है, न कर्ता है, लेकिन असंख्य संपूर्ण वाक्य उसमें अंतर्लीन है। अनेक क्रियापदों, विशेषणों, सहायक क्रियाओं तथा पदों से परिपूर्ण शब्द है वो माँ। कवि के संघर्ष पीड़ित दिनों से सांत्वना के हाथ बढ़ाते हुए यह शब्द आ रहा है। इस ढलती उम्र में भी माँ की स्मृतियां दुखद अनुभूति है। यह दुखद है कि दुनिया की सारी भाषाओं में माँ शब्द है, लेकिन किसी भाषा के व्याकरण ने उसे एक वाक्य का दर्जा नहीं दिया है। माँ शब्द की हैसियत क्या है, उसकी विशेषता क्या है? कवि बता रहे हैं कि माँ शब्द में वो एक शब्द है, उसमें एक व्यंजन है और एक स्वर उसमें विलीन है, लेकिन असंख्य संपूर्ण वाक्य उसमें ही अंतर्लीन है। अनेक क्रियापदों, विशेषणों, सहायक क्रियाओं तथा पदों से परिपूर्ण शब्द है वो माँ। तो कवि को अपने जो दुखित वातावरण में सांत्वना देने वाले एक शब्द है ये, उसे यह दुख प्रतीत होता है कि सारी भाषाओं में माँ शब्द है, लेकिन किसी भाषा के व्याकरण ने उसे एक वाक्य का दर्जा नहीं दिया है। मुझे इस सेमेस्टर में आप लोगों को कविताएं पढ़ाने को है। मैंने वो सारी कविताएं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आगे आप अच्छी तरह सब पढ़ लीजिए, परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।